वेलकम टू रेडिस क्लासेस। माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और इकोनॉमिक्स के कौन कौन से कंटेंट है और फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब ये कंटेंट देखते हैं। तो चलिए इसके कंटेंट्स देखते हैं क्या है। तो पहला इकोनॉमिक्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन है और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है कि इकोनॉमिक्स कौन से कैसे डिराइव हुआ, उसका मीनिंग अलग अलग लोगों ने उसको कैसे डिफ़ाइन किया हुआ है और कौन कौन से टर्म्स से जो यूज़ होंगे। फिर सेकंड लेसन पढ़ने वाले मनी के ऊपर कि मनी क्या होता है, मनी कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे मनी को कैसे डील करते हैं उसको, फिर इसकी क्वालिटीज़ क्या है, इसके फंक्शंस क्या है। फिर नेक्स्ट है पार्टीशन वैल्यूज़। ये पूरा मैथमेटिक्स के ऊपर टॉपिक है। इसमें मीन, मोड, मीडियन रहेंगे, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स वगैरह कैलकुलेशंस वाला टॉपिक है। फिर महाराष्ट्र की इकोनॉमी का जो ओवरव्यू रहेगा यहाँ पे फोर्थ लेसन में। फिफ्थ में रूरल डेवलपमेंट के ऊपर है कि इंडिया के रूरल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, कौन कौन से प्लान्स प्रोग्राम्स बनाए। फिर पॉपुलेशन के ऊपर है, पॉपुलेशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर इंडिया का करंट पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन का ट्रेंड कैसा है, कब बढ़ा कब कम हुआ उसके बारे में। फिर अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर पढ़ने वाले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम्स बनाए, फिर कॉजेज़ क्या अनएम्प्लॉयमेंट के, उसके प्रॉब्लम्स वगैरह देखने वाले हैं। फिर एथ सेम पॉवर्टी के ऊपर भी वही, पॉवर्टी का मीनिंग क्या होता है, कॉजेज़ क्या है, इसको इरेडिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। फिर हम लोग एलपीजी पढ़ने वाले, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट सिंस 1991। एलपीजी पॉलिसी, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसकी पॉलिसी के ऊपर। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर पढ़ने वाले। गवर्नमेंट हर साल हर 5 इयर्स में इकोनॉमिक प्लानिंग करती है। तो 1951 से स्टार्ट हुआ था तो टिल नाउ गवर्नमेंट ने कौन कौन सी प्लानिंग की, वो प्लानिंग कितना सक्सेस हुआ, कितना फेल हुआ, हर एक प्लानिंग के उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर ग्लोसरी दिया हुआ, मीनिंग दिया हुआ टर्म्स के चैप्टर पे। तो चलिए लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स आपको पता होगा कि एक सोशल साइंस का पार्ट है। तो साइंस 2 तरह की होती है, एक नेचुरल साइंस होती है और एक सोशल साइंस होती है। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है वो देखते हैं। नेचुरल साइंस वो साइंस जो आपने स्कूल में पढ़ा है, जो साइंस सब्जेक्ट था आपका, साइंस 1, साइंस 2, जो केमिस्ट्री था आपका, जो फिज़िक्स था, तो वो साइंस 1 या नेचुरल साइंस का पार्ट है। उसके लॉज यूनिवर्सल ट्रू होते हैं, मतलब वो कभी भी किसी भी टाइम या किसी भी स्पेस में अप्लाई कर लो, कहीं भी अप्लाई कर लो, दे आर यूनिवर्सली ट्रू। उसको लेबोरेटरी में हम प्रूव कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू चेक कर सकते हैं। वो ऑलवेज़ आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देंगे, करेक्ट रिजल्ट देंगे, सेम रिजल्ट देंगे। बट जो सोशल साइंस होता है ना, उसके जो रिजल्ट होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते, वो ऑलवेज़ ट्रू नहीं होते, वो ऑलवेज़ सेम नहीं होंगे, वो क्या होंगे, डिफ़र होंगे। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन की बात करता है। सोशल साइंस किसकी बात करता है? ह्यूमन बीइंग की बात करता है, ह्यूमन सोसाइटी की बात करता है। तो उनका जो बिहेवियर है, जो उनके जो रहने का उनका जो है अंदाज है, वो पूरा डिफ़र होता है, हर बार चेंज होता रहता है। तो इसकी वजह से जो सोशल साइंस है ना, वो हमेशा ऑलवेज एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता। इसको हम लेबोरेटरी में चेक नहीं कर सकते, उसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता नहीं कर सकते। तो अभी इन दोनों में फ़र्क क्या होता है वो देखते हैं। तो जो साइंस का मतलब पहले क्या हो गया कि साइंस का मतलब एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस मतलब नॉलेज होता है बेसिकली। तो हर एक सब्जेक्ट अपने आप में साइंस है। इकोनॉमिक्स भी एक साइंस ही है। क्यों? क्योंकि इसमें भी कुछ रूल्स है, भले ही वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कुछ अजम्पशंस डेवलप किए है इकोनॉमिस्ट ने और उसके ऊपर बेस्ड है ये। तो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, ओइकोनॉमिया। इसका मतलब होता है हाउस होल्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ना, वो आपका ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, ओइकोनॉमिया। उसका मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ दी हाउस होल्ड। मतलब कैसे अपने हाउस होल्ड को मैनेज करना है, अपने घर को मैनेज करना है, मतलब उसको संभालना है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? जो भी हमारी जो मीन्स है ना, मीन्स मतलब रिसोर्सेज, उनको हम कैसे यूज़ करके हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करें। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड है। अभी इकोनॉमिक्स का मैं मीनिंग समझा रहा हूँ आपको। हमारे जो रिसोर्सेज है ना वो क्या है, लिमिटेड है। हमारे मीन्स क्या है, लिमिटेड है। बट हमारे एंड्स मतलब वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। तो उन लिमिटेड मीन्स को यूज़ करके कैसे हम अपनी मोस्ट ऑफ अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं,
या ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करें, वही है इकोनॉमिक्स। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। सपोज़ आपका बर्थडे है और आपको आपके पेरेंट्स ने 1000 रुपये पे दिया कि जा बेटा एंजॉय कर। तो अभी 1000 रुपीज़ में आपकी वांट्स तो बहुत सारी होगी, लेकिन सारी सेटिस्फाई कर सकते हैं कि आप? अभी सपोज़ आपको मूवी जाना है तो आप उसके लिए जा सकते हैं। आपको होटल में खाना खाना है वो भी आप कर लेंगे। आपको सपोज़ ड्रेस लेना है और आपको बुक्स भी लेनी है, प्लस आपको सेविंग भी करनी है, प्लस आपको एक बाइक भी चाहिए थी वो भी लेना है, एक मोबाइल भी लेना है, एक लैपटॉप भी लेना है। तो क्या सब कुछ 1000 रुपये में आ जाएगा? चलो कुछ आ जाएगा, चलो आप मूवीज़ चले जा सकते हो, कोई बुक भी ले सकते हो, थोड़ा बहुत सेव भी कर लोगे। तो एक वांट, दो वांट या उनका कोई कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई कर सकते हो, बट सारी वांट सेटिस्फाई कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास जो रिसोर्स है, मतलब जो मनी है, वो लिमिटेड है, 1000 रुपये है, बट आपकी वांट्स तो बहुत सारी है। ये तो मैंने कुछ लिस्ट की, इस एक्चुअली तो लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी होती है। जो हमारे पास 1 लाख रुपए रहेंगे तो भी कम पड़ेंगे वो तो हमारे जो रिसोर्सेज को कैसे हम यूज़ करें, कैसे हम मल्टीपल ऑप्शन चूज़ करें ताकि हमारा जो वेलफेयर हो, वेलफेयर मतलब जो सेटिस्फेक्शन हो, जो बेनिफिट हो, जो सेटिस्फेक्शन डिराइव हो रहा है यूज़ करके, वो मैक्सिमम हो, वही है इकोनॉमिक्स। तो चलिए हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जो कुछ इकोनॉमिस्ट ने दी है। तो हमारे जो इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, कौटिल्य की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब होता है वेल्थ, बोल सकते हैं। यहाँ पे मीनिंग यूज़ किया, देखो अर्थ मीन्स क्या हो गया? वेल्थ। वेल्थ मतलब कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति। और जो शास्त्र है, शास्त्र का मतलब होता है एक ग्रंथ बेसिकली, या हम यहाँ पे इंग्लिश में साइंस, मतलब एक नॉलेज, बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो शास्त्र मतलब क्या हो गया? साइंस। तो अर्थशास्त्र, इन दोनों वर्ड को कंबाइन करेंगे। अर्थ मतलब मनी, वेल्थ मतलब वही मनी हो गया, पैसा हो गया, और शास्त्र मतलब साइंस। तो मनी को कैसे मैनेज करना है, उन्होंने इसको बताया था, कौटिल्य ने। तो ये बहुत पुराने इकोनॉमिस्ट थे, हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट थे। तो उन्होंने क्या कहा है कि साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। एक्वायर करना मतलब उसको जमा करना, उसको इकट्ठा करना, उसको एक्यूमुलेट करना, एंड मैनेज उसको संभालना। तो उन्होंने क्या कहा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे वेल्थ को जमा करना है, मतलब कैसे उसको एक्यूमुलेट करना है, और कैसे उसको मैनेज करना है, मतलब उसको संभालना है ताकि वेल्थ बढ़े। मतलब वो बेसिकली प्रॉपर्टी या पैसों की बात कर रहे थे, मतलब मनी कैसे रेज करना है, जमा करना है, और कैसे उसको मैनेज करना है, ये कौटिल्य ने कहा था। तो चलिए अभी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। तो आपको एक फैक्ट भी बता देता हूँ कौटिल्य के बारे में। उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, वो आज से 2000 साल पहले लिखी थी, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। उनको चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो वो बुक बहुत ही फेमस है और हर जगह भी उसको रेफ़र भी किया जाता है। तो अभी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम लोग, सेकेंड, जो यूरोपियंस लोगों ने दी थी। तो एडम स्मिथ ने क्या डिफाइन किया था, आप इनका नाम याद रखना, एडम स्मिथ। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, ये फिलअप वगैरह में आता रहता है कि हु इज़ दी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आप वहाँ पे नाम लिखना है एडम स्मिथ। तो उन्होंने क्या बोला था इकोनॉमिक्स के बारे में? उन्होंने ये जो इकोनॉमिक्स है ना, उसको वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है। मतलब इकोनॉमिक्स किसके बारे में बोला उन्होंने? ये वेल्थ से रिलेटेड है। वेल्थ मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो चाणक्य ने भी कहा था। मतलब उन दोनों के डेफिनेशंस में सिमिलैरिटी है। तो उन्होंने क्या डिफाइन किया था, देखो, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ ए नेशन। ये एडम स्मिथ ने कहा था। उनकी एक बुक भी है, साइंस ऑफ वेल्थ, उन्होंने वो 1776 में लिखी थी। तो उन्होंने क्या बोला, इंक्वायरी इनटू द नेचर, मतलब नेचर के बारे में पता करो, और कॉजेज ढूंढो वेल्थ के, मतलब वेल्थ कहाँ से जनरेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, लेज़र फेयर पॉलिसी। तो कैसे लोग अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं अल्फ्रेड मार्शल की। ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, और हमने अभी जो देखा था एडम स्मिथ, वो क्लासिकल है। क्लासिकल मतलब जो 18 सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, और न्यू क्लासिकल जो 18 के बाद 19 और फर्स्ट हाफ ऑफ 20, मतलब 1950 तक के, फिर जो 20s से लेके अभी तक के, वो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है। तो ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने जो इकोनॉमिक्स को क्या बोला था, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है। और इन्होंने बहुत सारे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स भी दिए हुए। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है वो हम आगे देखेंगे।
तो अल्फ्रेड मार्शल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूज़फुल होते हैं। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में। तो वहाँ पे डिफाइन क्या किया था, देखो, इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करनी है? मैनकाइंड। मैनकाइंड मतलब ह्यूमन बीइंग इन दी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, मतलब जो कॉमन लोग हैं, जो कॉमन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मतलब एक नॉर्मल इंसान की स्टडी करनी है। इट एग्जामिन्स, ये एग्जामिन करता है मतलब वेरीफाई करता है, चेक करता है क्या? दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब एक अकेला इंसान, एंड सोशल एक्शन मतलब पूरी सोसाइटी का, विच इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। मतलब एक अकेला इंसान या पूरी सोसाइटी जो उनके पास मटेरियल्स है, मटेरियल मतलब यहाँ पर रिसोर्सेस है, उसको वो कैसे यूटिलाइज़ करता है अपने वेल बीइंग के लिए, अपने वेलफेयर के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, वही उन्होंने कहा है। तो इनके डेफिनेशंस का कुछ समरी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि ये किसकी बात कर रहा है? ऑर्डिनरी मैन की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? बिहेवियरल साइंस, मतलब ये ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है ना, मैनकाइंड की। और हमने देखा था मैनकाइंड का जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है? चेंज होता रहता है। तो ये बिहेवियरल साइंस की बात करता है। ये किसकी बात कर रहा है? मटेरियल वेलफेयर। वेलफेयर मतलब उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलना, उनको एक बेनिफिट मिलना। इकोनॉमिक्स इज़ नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ। तो खाली ये वेल्थ से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि हम अपने वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं लिमिटेड मीन्स से। तो यहाँ पे वेल्थ एक, वो भी एक पार्ट ही है, बट खाली वेल्थ से कनेक्टेड नहीं है। तो चलिए अभी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं लायोनेल रॉबिन्स की। उन्होंने जो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन दी वो स्कैरसिटी ओरिएंटेड है। स्कैरसिटी मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को लिमिटेशंस, लिमिटेड मतलब वो चीज़ें क्या हमारे पास कम है। तो स्कैरसिटी ओरिएंटेड क्या बोला हुआ है कि हमने जो मीनिंग देखा था ना, बेसिकली वही बोल रहा है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है ना, उसको कैसे यूज़ करके हम अपनी अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो इन्होंने कहा है। तो इनकी डेफिनेशंस भी दी हुई है यहाँ पर, देखो। इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस। इकोनॉमिक्स साइंस है। साइंस मतलब एक ब्रांच ऑफ नॉलेज, बॉडी ऑफ नॉलेज, जो क्या करता है? स्टडी करता है किसकी? ह्यूमन बिहेवियर की। किसके साथ? एज रिलेशन बिटवीन एंड्स। एंड्स मतलब यहाँ पे क्या हो गया? वांट्स, हमारी इच्छा। एंड स्कैर्स मीन्स, मीन्स मतलब होता है रिसोर्सेस, और ये टोटल स्कैर्स मतलब क्या होगा? लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस, कि हम कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज यूज़ करके, जिसके यूसेस क्या है? ऑल्टरनेटिव है। मतलब ये क्या बोल रहा है? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 1000 रुपये आपके पेरेंट्स ने आपको दिए, तो ये क्या हो गया? आपके लिए रिसोर्स हो गया, और आपने बहुत सारी वांट्स लिस्ट आउट की थी, वो आपके एंड्स हो गया इनके डेफिनेशन के हिसाब से। अब ये 1000 के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस है ना, दुनिया भर के यूजेस है। आप उसको सेव करो, आप उसको इन्वेस्ट करो, आप उसको कहीं मूवी पे खर्चा करो, खाने पे खर्चा करो, बुक पे, कपड़े पे, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है। तो रिसोर्सेज के बहुत सारे यूज़ होते हैं। अगर आप एक यूज़ कर रहे हो, अगर इन पैसों से आप एक काम कर रहे हो तो दूसरा काम नहीं कर सकते फिर। तो हमें उसके बीच में चूज़ करना है कि हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी है आपके पास ऑप्शंस, अगर हम फर्स्ट जाएंगे तो हो सकता है अदर्स को हमें छोड़ना पड़ेगा। हम सेकंड पे जाएंगे तो फर्स्ट को छोड़ना पड़ सकता है, या हम कॉम्बिनेशन कुछ ले सकते हैं, लेकिन सारे रिसोर्सेज मतलब सारे वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो उनकी एक बुक भी थी, एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो पब्लिश हुई थी 1932 में। आप नाम याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं तो चलेगा, इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। अब डेफिनेशंस के की पॉइंट्स क्या है? वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, वांट्स मतलब एंड्स। और मीन्स, मीन्स क्या? लिमिटेड है। मीन्स मतलब रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, मनी हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, मैन हो सकता है। वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। अभी वांट्स जैसे कि यहाँ पे मैंने 6 लिस्ट आउट किए हैं सपोज,
तो अभी हमें डिसाइड करना है कि प्रायोरिटी किसको देनी है, इम्पोर्टेंट कौन सी है। जब भी एक इंसान भी सैलरी कमाता है ना, तो वो अपने खर्चे डिसाइड करता है। अभी सपोज़ कोई 15,000 कमा रहा है, तो वो देखेगा सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट खर्चे वो इसमें से निकालेगा। जो हाउस का रेंट हो गया, फिर अपना राशन का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिर जो कम्युनिकेशन मोबाइल का खर्चा हो गया। उसके बाद कुछ बचा तो फिर वो दूसरे खर्चे करेगा, मतलब वो कहीं पे घूमने जाएगा, हो सकता है मूवी पे जा सकता है, होटल में खाने जा सकता है। बट जब तक उसकी जो बेसिक नीड्स है, मतलब फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ और एजुकेशन, वो सब सेटिस्फाई नहीं होती, तब तक वो दूसरे खर्चे नहीं कर सकता। तो हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि कौन सी मीन्स इम्पॉर्टेंट है, कौन सी ज़रूरतें है जिसको हमें सेटिस्फाई करना है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स देखते हैं अभी। एक रागनार फ्रिज थे ओस्लो यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के लिए इसकी दो ब्रांचेस बना दी, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो माइक्रोज वर्ड से आया है और मैक्रो मैक्रोज वर्ड से आया है। माइक्रो का मतलब होता है, आपको माइक्रोस्कोप पता होगा, उससे आप याद रख सकते हो। माइक्रो मतलब जो छोटी चीज़ों को देखने के लिए यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप। तो वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, चीज़ों को ना एकदम स्लाइस करके एकदम छोटे लेवल पे स्टडी करता है, और मैक्रो होल लेवल पे। अभी वो कंपैरिजन कर सकते हैं हम, जैसे कि हम इंडिया की स्टडी कर रहे हैं और एक महाराष्ट्र की स्टडी कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र इंडिया के कंपेयर में क्या हो गया, माइक्रो हो गया, और जो इंडिया है वो आपका मैक्रो हो गया। तो इकोनॉमिक को छोटे लेवल पे स्टडी करना वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी इसमें क्या दिया देखते हैं। तो यहाँ पे देखो एक डेफिनेशन भी दी है केनेथ बोल्टन की। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर फर्म, मतलब किसी एक बिजनेस की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात करें हमें, एक पर्टिकुलर फर्म की, या पर्टिकुलर हाउस होल्ड, मतलब एक कंज्यूमर हो गया, उसकी बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर प्राइजेज, एक सामान का प्राइस की बात कर रहे हैं, या एक इंसान के पगार वेजेस की बात कर रहे हैं, या किसी की एक इनकम की बात कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री मतलब ग्रुप ऑफ फर्म्स, जहाँ पे बहुत सारी कंपनियां मिल गई एक इंडस्ट्री बनती है। जैसे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री, तो बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस मिला के बॉलीवुड इंडस्ट्री बना। तो हम किसी एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम किसी एक कमोडिटी की बात कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल वर्ड यूज़ किया यहाँ पे, और मतलब ये एग्जांपल्स दिए उसने बेसिकली, मतलब हम यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर थिंग की बात करते हैं, पर्टिकुलर फर्म की बात करते हैं, पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करते हैं। मतलब हम स्टडी फॉरेस्ट में से एक ट्री की करते हैं बेसिकली इसमें। फिर इसका अपोजिट होता है मैक्रो। मैक्रो में क्या करेंगे, फिर होल की स्टडी करेंगे, वहाँ पे एग्रीगेट आता है, वहाँ पे हम एग्रीगेट इनकम की स्टडी करेंगे, वहाँ पे हम नेशनल इनकम की स्टडी करेंगे, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है जो पूरे कंट्री लेवल पे है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे उनकी बात करेंगे, वहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, वहाँ पे भी प्राइस की बात करेंगे, लेकिन कौन सा प्राइस, जनरल प्राइस, ऐसा प्राइस जो सबके लिए है। वहाँ पे इन्फ्लेशन की बात करेंगे हम। तो चलिए अभी वो देखते हैं आगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो डिसाइड करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है वांट। वांट का मतलब आप लोग जानते हैं हमारी इच्छा, हमने आगे भी देखा था वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। तो उन वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करना है, ये वांट्स क्या होती है, ये वांट्स कैसे हर पर्सन टू पर्सन कैसे अलग अलग होती है, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो वांट का बेसिक मीनिंग क्या हो गया, आपके डिज़ायर होगी बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो ह्यूमन वांट्स के जो बढ़ने के दो रीज़न थे, एक तो डिज़ायर फॉर बेटर लिविंग और एक पॉपुलेशन बढ़ना। जब भी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ज़्यादा डिमांड होने वाली है, तो वांट्स भी ज़्यादा होगी ना। पॉपुलेशन कम होगा तो वांट्स भी कम होगी। तो पॉपुलेशन के बढ़ने से और लोगों की डिज़ायर होती है बेटर वे ऑफ लिविंग के लिए, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनकी वांट्स बढ़ती जाती हैं। तो भी वांट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला वांट्स आर अनलिमिटेड। ये हम बार बार वही डिस्कस कर रहे हैं कि ह्यूमन की वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। उनके मीन्स क्या है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो कैसे हम अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड मीन्स के थ्रू सेटिस्फाई करें, तो वो ये यहाँ पे अगर हमारी जैसे ही एक वांट सेटिस्फाई होती है ना, वैसे ही दूसरी वांट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। फिर नेक्स्ट है वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मतलब ये कंटिन्यू होती है, बार बार होती है, ये कंटिन्यूस होती है। ऐसा नहीं होता कि आज हमें कोई वांट ही नहीं है, हमारे पास जैसे ही रिसोर्सेज आ गए ना, तो वैसे ही वांट्स भी बढ़ती रहती है। तो वांट्स का कोई एंड नहीं है, ऐसा नहीं कि आज ही होगी कल नहीं होगी, वो कंटिन्यूस होगी। भले ही एक वांट सेटिस्फाई हो गई, दूसरी पैदा हो जाएगी, दूसरी सेटिस्फाई होगी, तीसरी पैदा हो जाएगी, तो वो कंटिन्यूस चलता रहेगा।
आपके पास कितना भी रिसोर्स आ रहेगा लेकिन आपके फुल्ली वांट कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वांट एज के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे कि आप एक फ़ोटो में आप देख सकते हैं, जैसे कि जो बच्चे होते हैं उनको टॉयज़ चाहिए, तो उनकी वांट क्या है, उनको बहुत सारे टॉयज़ चाहिए। जो यंगस्टर होते हैं उनकी वांट क्या होती है, उनको सपोज़ बाइक चाहिए, तो उनकी वांट अलग होगी। जो एक ओल्ड पर्सन है उनको हो सकता है न्यूज़पेपर चाहिए या बुक चाहिए या फिर कोई भगवद गीता वगैरह कोई ग्रंथ चाहिए। तो हर एक पर्सन की जो वांट होती है ना वो अलग अलग होती है, उनकी एज के ऊपर वो डिपेंड करता है। वांट डिफर्स विद जेंडर, जेंडर पे भी डिपेंड करता है। जेंडर मतलब मेल फीमेल हो गया, मेल की वांट अलग होगी, फीमेल की वांट अलग होगी। मेल को जैसे कि बाइक वगैरह का शौक है, फीमेल को कॉस्मेटिक्स या ब्यूटी पार्लर का शौक है, तो उनके हिसाब से उनकी जो जो अगर आगे डिमांड करेगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। वांट डिपेंड करता है प्रेफरेंसेस के ऊपर। हर एक इंसान के जो प्रेफरेंसेस सेम नहीं होते। प्रेफरेंसेस मतलब वो उनके लाइक है, टेस्ट है, हैबिट्स है, वो डिफरेंट होते हैं हर एक पर्सन के। तो इसकी वजह से क्या होगी, वांट्स भी हर एक इंसान की क्या होगी, डिफर होगी। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, वांट डिफर्स विद सीजन्स। सीजन्स के हिसाब से वांट्स चेंज होती है। जैसे कि अम्ब्रेला की अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन रेनी सीज़न जैसे स्टार्ट होगी वैसे ज़रूरत पड़ जाती है। फिर क्रैकर्स हो गए, पटाखे, तो कोई फेस्टिवल वगैरह आ गया तो उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो सीज़न के हिसाब से क्या होता है, वांट्स की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। कोई प्रोडक्ट किसी टाइम पे ज़रूरी है और किसी टाइम पे नहीं है। फिर वांट्स डिफर्स ड्यू टू कल्चर। हर एक कल्चर में अलग अलग, जैसे कि कोई डिशेज बनती है तो उनकी वांट्स भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। उनके ये कस्टम्स अलग होंगे, उनके ड्रेस अलग होते हैं, उनके खाना पीना हो गया, फिर उनका जो इवन जो हाउसेस होते हैं वो भी अलग ढंग से डिज़ाइन करते हैं। तो वो सब क्या होता है, उनकी वांट्स के, उसकी वजह से उनकी वांट्स भी क्या होती है, अलग अलग होती है हर एक कल्चर की। फिर आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। वांट्स को हम कैसे अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। इकोनॉमिक वांट्स वो होती है जिसके लिए अपने को पैसा देना पड़ता है। जैसे कि आपको मोबाइल चाहिए तो मोबाइल खरीदने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। आपको होटल में जाके खाना खाना है तो जो भी बिल होगा वो पे करना पड़ेगा। तो वहाँ जहाँ पे अपने को पेमेंट करना पड़ता है वो इकोनॉमिक वांट्स। कुछ वांट्स ऐसी होती है जिनको पे नहीं करना पड़ता सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो क्या हो गई आपकी नॉन इकोनॉमिक, मतलब वो आपको फ्री में मिल रहा है। जैसे कि आप अभी ऑक्सीजन ले रहे हो, छोड़ रहे हो, जो हवा है, एयर है, उसके लिए क्या नेचर हमसे कोई पैसे चार्ज करती है, तो वो सब क्या है, हमको जो नेचर ने लैंड दिया तो नेचर हमसे लैंड का पैसा वसूल करती है। क्या जो सनशाइन है वो सब क्या फ्री है, तो वो क्या नॉन इकोनॉमिक वांट्स हैं। फिर आगे देखते हैं इंडिविजुअल वांट्स एंड कलेक्टिव वांट्स। इंडिविजुअल मतलब एक इंसान की बात करते हैं और कलेक्टिव मतलब पूरे सोसाइटी की। तो नेक्स्ट है इंडिविजुअल वांट्स एंड कलेक्टिव वांट्स। तो व्हाट आर इंडिविजुअल वांट्स, जो एक इंडिविजुअल की वांट क्या को सेटिस्फाई करती है या इंडिविजुअल जो डिमांड करता है। सपोज़ आपके पास बाइक है और आप उससे ट्रैवल करते हो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, तो वो क्या हो गया इंडिविजुअल वांट्स। आपके पास मोबाइल है जो आप खुद के लिए यूज़ करते हो, पर्सनल यूज़ है, वो इंडिविजुअल वांट। लेकिन आपके घर में जो फ़ैन है वो खाली आपको ये आवाज़ देता है कि सब मेंबर को देता है, ऑफकोर्स सब मेंबर को देता है, तो वो क्या है आपका कलेक्टिव वांट है, मतलब वो पूरी फैमिली की नीड्स को सेटिस्फाई करता है। वैसे ही आपके यहाँ पे जो बसेस चल रही है, जो ऑफिस से आपको घर पे ड्रॉप कर रही है, या जो लोग बसेस के थ्रू या ट्रेन के थ्रू ऑफिस पे जा रहे हैं, तो एक ट्रेन में तो बहुत सारे लोग जाते हैं, तो वो कलेक्टिव वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एक ही इंसान बहुत सारी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल कलेक्टिव वांट्स मिले, आप ट्रेन का या बस का ले सकते हैं, या फिर एक मूवी थिएटर में जितने लोग गए हैं, एक मूवी बहुत सारे लोग देख रहे हैं 100 लोग बैठ के, तो वो कलेक्टिव वांट्स होगी। इंडिविजुअल वांट आप अपने मोबाइल में पिक्चर देख रहे हो या आप अपने स्कूटर से कहीं पे जा रहे हो, तो आप खुद के लिए जो सेटिस्फाई कर रहे हो, तो वो इंडिविजुअल वांट, एक इंसान की वांट। तो वांट अलग अलग टाइप की हो सकती है, नेसेसिटीज़, कंफर्ट और लग्जरीज। नेसेसिटीज़ में जो बेसिक चीज़ें वो आती है, 5 चीज़ें हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ और एजुकेशन। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी मिल जाएगा, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये बेसिक चीज़ों में जो खर्चा होता है बहुत ज़रूरी है, उनके ऊपर खर्चा करना ही पड़ता है। कंफर्ट, ऐसी चीज़ें जिनके बिना चलेगा बट वो अपनी लाइफ को थोड़ा कंफर्टेबल बनाती है, इसके लिए इसको बोलते हैं कंफर्ट।
और लग्जरीज़ में हम लोग ऐशो आराम की चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। मतलब कार कैसे होनी चाहिए, बहुत लंबी होनी चाहिए, आरामदायक होनी चाहिए, इसमें एसी होना चाहिए, घर में भी एसी होना चाहिए और फुल्ली फर्निश्ड होना चाहिए। तो वो सब लग्जरीज़ में आ गया। या जो ज्वेलरीज होगी महंगी महंगी, वो लग्जरीज़ में आ गया। मतलब वहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव होती है और वो उसके लिए बहुत खर्चा होता है। तो वांट्स उसके हिसाब से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी दिए आपके यहाँ पे, जैसे कि लग्जरीज़ में देख सकते हैं एसी कार है, फिर घर का एग्जांपल दिया फर्नीचर वाला, फिर कंफर्ट में वॉशिंग मशीन दिया हुआ है, मिक्सर है, प्रेशर कुकर है एंड सो ऑन। तो बाकी काम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।